महाजनपद एरा में कुछ रिलीजियस रिवॉल्यूशन मींस धार्मिक क्रांति हुई थी। अब कुछ तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से धार्मिक क्रांति हुई, तो इन कारणों का पता लगाने के लिए पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। अब सभी को पता है 1000 बीसी में आयरन की खोज हो जाती है और आयरन की खोज होने से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बूम देखने को मिलता है। इसका कारण ये रहा कि आयरन की सहायता से एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बना लिए जाते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को करना अब कुछ ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब एग्रीकल्चर करना ईजी हो गया और इसके साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस प्रोडक्शन होना भी स्टार्ट हो जाता है। सरप्लस प्रोडक्शन क्या होता है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन। अब उस टाइम में जो सोसाइटी थी, जब सरप्लस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ तो सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट वो जो प्रोडक्शन सेक्शन था, मतलब जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, इसमें आते थे वैश्य और शूद्र। हालांकि ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जो हैं उस टाइम के एग्रीकल्चर करना उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, लेकिन वैश्य और शूद्र की तुलना में उनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई थी। मतलब कुछ क्षत्रिय और कुछ ब्राह्मण जो लोग थे वो ही एग्रीकल्चर उस टाइम करते थे। तो एक पार्ट तो हो गया सोसाइटी का प्रोडक्शन सेक्शन और दूसरा पार्ट हो गया नॉन प्रोडक्शन सेक्शन, जिसमें आते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय। जब हमने पोस्ट वैदिक एरा पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि पोस्ट वैदिक एरा आते आते सोसाइटी में जो ब्राह्मण थे उनको सुप्रीम स्थान दे दिया गया था और जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था उसके ऊपर अधिकार दे दिया गया था क्षत्रियों को। अब सभी क्षत्रियों को अधिकार नहीं दिया गया था, इनडायरेक्टली जो किंग होता था, जो राजा होता था, उसको ये अधिकार दे दिया गया था। अब उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें जो चारों वर्ण थे, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो अपनी अपनी कंडीशन को लेकर के संतुष्ट नहीं थे। कारण क्या था? वैश्य और शूद्र को ये लगता था कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर अधिकार हो जाता है क्षत्रिय का, तो वो इस चीज़ को लेकर के खुश नहीं थे। बात आती है ब्राह्मण की। ब्राह्मण को लगता है कि सोसाइटी में सबसे सुप्रीम पोजीशन मेरी है, अगर हम थोड़ी सी और मेहनत करते तो ये जो सरप्लस प्रोडक्शन पर जो हक है वो भी हमारे पास होता, तो वो भी अपनी पोजीशन को लेकर के खुश नहीं थे। क्षत्रियों को लगता है कि सरप्लस प्रोडक्शन के ऊपर मेरा अधिकार है, लेकिन जो सोसाइटी में एक सुप्रीम जो पोजीशन है वो मेरी नहीं है, तो वो मेरी हो सकती थी। मतलब चारों जो है सोसाइटी में जो चारों वर्ण थे वो अपनी अपनी पोजीशन से, अपनी अपनी कंडीशन से खुश नहीं थे। इसको लेकर के अब इनको लगता था कि क्यों ना एक ऐसा धर्म स्थापित किया जाए, एक ऐसा रिलीजन स्थापित किया जाए जहां पर सब इक्वल हो। हालांकि महाजनपद एरा, पोस्ट वैदिक एरा में जो कास्ट सिस्टम था वो ज़्यादा मान्यता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लोगों को जो कास्ट के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करने लग गए थे उस टाइम। लेकिन कुल और गोत्र जो वर्ड है, जब हमने पोस्ट वैदिक एरा जब स्टडी की थी तब हमने देखा भी था कि कुल और गोत्र जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस टाइम, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिए जाते थे। अब यहाँ पर बात आती है कि क्यों ना एक ऐसा रिलीजन हम एस्टेब्लिश करें जहाँ पर सभी इक्वल हो, जिनको एक तरीके से उनके बर्थ के बेसिस पर, क्योंकि हमने ये देखा पोस्ट वैदिक एरा में कि बर्थ के बेसिस पर वर्ण जो है उसका डिसीजन होने लग गया था। क्योंकि वैदिक एरा में जो वर्ण का जो डिसीजन है वो आपके काम के प्रोफेशन के बेसिस पर होता था और धीरे धीरे बर्थ के बेसिस पर होने लग गया कि अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, चाहे आप कितने भी मूड हो, फिर भी आप ब्राह्मण जो कुल है, ब्राह्मण जो वर्ण है उसी से रिलेट रहोगे। और अगर आपके फादर जो है वो एग्रीकल्चर करते थे, मतलब एक तरीके से जो ट्रेड करते थे या फिर जो इंडस्ट्री बेसिस काम करते थे, तो आप अगर उस कुल में जन्म लिए हैं तो आपका भी वही प्रोफेशन रहेगा और आप उसी कुल से बिलोंग करोगे। मतलब आपके प्रोफेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, चाहे आप दूसरा प्रोफेशन करो या फिर नहीं करो। मतलब यहाँ पर बर्थ के बेसिस पर जो वर्ण का डिसीजन होने लग गया था। तो उन्होंने ये सोचा, इन चारों वर्णों ने ये सोचा कि एक ऐसा रिलीजन हम एस्टेब्लिश करें जहाँ पर ये सारी जो परेशानियाँ हैं वो खत्म हो जाए, सभी इक्वल रहें, किसी भी बेसिस पर कोई भी जो डिफरेंशिएट है वो ना रहे। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन महाजनपद एरा में आई थी। इस रिलीजियस रिवॉल्यूशन में लगभग 62 या 63 ऐसे बोलते हैं कि इतने रिलीजन जो है वो एस्टेब्लिश हुए थे उस टाइम में, लेकिन उनमें से कुछ रिलीजन जो है वो ही फेमस हो पाए, जिसमें एक बुद्धिज्म है, एक जैनिज्म है और एक आजीविक सेक्ट जो है। हालांकि आजीविक सेक्ट जो है वो भी टाइम के साथ में बाद में खत्म हो गया और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो रेगुलर फॉलो होते रहे। तो ये रिलीजियस रिवॉल्यूशन का कारण था। अब जो है
हम ये जो भी सेक्ट, ये जो भी उस टाइम में जो रिलीजन एस्टेब्लिश हुए उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन आई और जब नए नए जो धर्म है, नए नए रिलीजन जब एस्टेब्लिश किए गए तो उनको एस्टेब्लिश करने में सबसे आगे रहे क्षत्रिय। क्षत्रिय लोगों ने सबसे ज़्यादा नए रिलीजनों को एस्टेब्लिश किया, नए रिलीजन्स जो हैं उनको एस्टेब्लिश किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नए रिलीजन से सबसे ज़्यादा लोग जुड़े कौन? तो आपको मन में आएगा कि वैश्य और शूद्र जुड़े होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफ्रेंशिएट, सबसे ज़्यादा जो कंडीशन थी वो तो इन लोगों की ही खराब थी। नहीं, सबसे ज़्यादा जो जुड़ने में वो ब्राह्मण आगे रहे, क्योंकि ब्राह्मणों में भी उस टाइम दो कैटेगरी बन गई थी। कुछ ब्राह्मण ऐसे थे, उनको ये लगता था कि पोस्ट वैदिक एरा आते आते हमने जो भी एक ट्रेडिशन जो होती है, जो कल्चर होती है, जैसे कि मंत्र जप करना या फिर यज्ञ करना, ये सारी जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा हमने टफ बनाती थी, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लोग थे उनका इन सभी चीज़ों में जो एक प्रवेश होना चाहिए, जो एक एंट्री होनी चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गई थी। इसलिए वो लोग भी, ब्राह्मण में भी कुछ लोग चाहते थे कि ये सारे प्रोसीजर खत्म हो और ईजी वे में सब कुछ चले। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रियों ने जो रिलीजन एस्टेब्लिश किए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्राह्मण लोग हैं वो जुड़े। अब बात आती है जैनिज्म की और बुद्धिज्म की। देखो, अगर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म में, वैसे तो हम लास्ट में कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म में अगर हम देखें तो जैनिज्म जो रिलीजन है वो ज़्यादा पुराना है, ज़्यादा ओल्ड है, क्योंकि जैनिज्म के जैन रिलीजन के जो 24 तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर मतलब गुरु। ओके, और यहाँ पर बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे भगवान बुद्ध, वो दोनों आपस में कंटेम्प्रेरी थे। तो 24 गुरु से पहले 23 गुरु और हुए होंगे, मतलब जैनिज्म जो रिलीजन है वो ज़्यादा ओल्ड है। तो सबसे पहले हम बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो बुद्ध रिलीजन जो है उसके फाउंडर थे गौतम बुद्ध। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये जनरल अवेयरनेस की बात है जो आपको पता होनी चाहिए। और आपने पहले भी, हमने बहुत सारी, जब हम रेगुलर एसएसटी की जब हम 10-12 तक स्टडी करते हैं तो हमने ये सारी जो बेसिक नॉलेज है वो बार बार स्टडी भी की हुई है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म हुआ था 563 BC में। उनका जो जन्म स्थान था, जो बर्थ प्लेस था, वो था लुम्बिनी, जिसको जो नेपाल में जगह है और प्रेजेंट टाइम में इसको रुमिनदेई के नाम से जानते हैं। उनके फादर का नाम, मतलब गौतम बुद्ध के फादर का नाम था शुद्धोधन। और ये जो शुद्धोधन थे वो शाक्य कुल से, शाक्य क्लैन के राजा थे, मतलब शाक्य वंश के राजा थे, शाक्य वंश से वो बिलोंग करते थे। उनकी माता का नाम था महामाया या फिर माया देवी। ऐसा बोलते हैं कि गौतम बुद्ध को जन्म देते ही कुछ टाइम के बाद में उनकी मदर की डेथ हो जाती है और फिर उनकी स्टेप मदर, मतलब उनकी जो मौसी होती है, प्रजापति गौतमी जो है वो उनको पालती है। गौतम बुद्ध का जो कुल था, क्लैन था, वो था शाक्य, इसलिए गौतम बुद्ध शाक्य मुनि के नाम से भी फेमस हुए। देखो, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि उनका कुल, उनका क्लैन क्या था, मतलब उनका वंश क्या था। और उनका गोत्र था गौतम, इसलिए वो गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुए। उनकी वाइफ थी, मतलब वो शादीशुदा थे, और यशोधरा उनकी वाइफ थी, और उनके बेटे का नाम था राहुल। ऐसा बोलते हैं कि एक बार एक पंडित से, एक ब्राह्मण से, जो गौतम बुद्ध के जो फादर होते हैं शुद्धोधन, वो क्वेश्चन करते हैं कि मेरे बेटे का जो भविष्य है वो कैसा होगा। तो जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनका नाम होता है कौंडिन्य ब्राह्मण। कौंडिन्य ब्राह्मण जो है वो एक भविष्यवाणी करते हैं कि या तो आपका बेटा बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या फिर बहुत बड़ा साधु बनेगा। लेकिन जो उनके फादर होते हैं गौतम बुद्ध के, वो बोलते हैं कि मैं इनको इतना सुख दूंगा गौतम बुद्ध को कि उसको कभी लगेगा ही नहीं, उसको जो वैराग्य की जो भावना आती है वो कभी उसके मन में आएगी ही नहीं। लेकिन 28 की जब उनकी एज होती है गौतम बुद्ध की, तब वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने इंसिडेंट देखे ही नहीं, लेकिन होता है ना कि लाइफ में एक टाइम के बाद में एक अवेयरनेस क्रिएट होने लग जाती है। तो 4 ऐसे इंसिडेंट हुए गौतम बुद्ध की लाइफ में, जिन्होंने, उन इंसिडेंट ने गौतम बुद्ध की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, उनके मन में ये आया कि एक टाइम के बाद में सभी को बूढ़ा हो जाना है। ओके, इस तरीके की अवेयरनेस आती है कि जो मेरे पास में सुख संपदा है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी स्थायी नहीं रहेंगी। एक टाइम के बाद में जो जैसा मैं आज हूँ वैसा मैं कल नहीं रहने वाला हूँ। एक बीमार आदमी को देखते हैं, फिर उनको लगता है कि जैसे जैसे एज मतलब ग्रो होगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, वैसे वैसे सभी को बीमार होना है, सभी को कोई ना कोई बीमारी घेर लेगी। इसके बाद में वो एक डेड बॉडी देखते हैं और वो मानते हैं कि यही सत्य है, ट्रथ है ये जीवन का, कि लास्ट में सभी को मरना तो सभी को ही है।
और फिर वो देखते हैं, इन तीनों में वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा सोरो उनको दिखाई देता है। फिर वो एक साधु को देखते हैं, तो साधु को देखते हैं तो वो काफ़ी खुश पर्सन, मतलब एक तरीके से कोई टेंशन नहीं उस पर्सन को। तब उनको लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये सब कुछ, ये जीवन की सत्यता नहीं है। सत्यता तो ये है कि आपको ये सत्य है, खत्म होना है, लेकिन अगर आपने ये सारे सुख भोगे फिर भी आपको जो डेथ है वो होगी। लेकिन अगर आप एक साधु बनते हो तो आप मरने से पहले ही अपने आप को अमर कर लेते हो। और यही कारण रहा कि गौतम बुद्ध ने 29 साल की एज में अपना घर छोड़ दिया। जब सिद्धार्थ ने ये टारगेट लिया कि उनको सत्य की खोज करनी है तो उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनके फर्स्ट गुरु का नाम था आलार कलाम। आलार कलाम जो थे वो सांख्य फिलोसॉफी के आचार्य थे और उनके सेकंड गुरु मीन्स सिद्धार्थ के सेकंड गुरु थे रामपुत। जब सिद्धार्थ ने टारगेट लिया कि उनको सत्य की खोज करनी है तो वो अपने जैसे आइडिया वाले लोगों से मिलने लगे और उनकी मुलाकात होती है कौंडिन्य ऋषि और उनके 4 दोस्तों के साथ में। कौंडिन्य ऋषि ये वो ऋषि नहीं है जिन्होंने सिद्धार्थ के जन्म के समय या उनके बचपन के समय एक भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ जो है या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। ये वो कौंडिन्य ऋषि नहीं है, ये दूसरे कौंडिन्य ऋषि हैं। तो कौंडिन्य ऋषि और उनके 4 दोस्तों के साथ में मिल करके सिद्धार्थ जो है वो अपने टारगेट के लिए बात करना स्टार्ट करते हैं कि हमने टारगेट लिया है कि हमें सत्य की खोज करनी है, अब इस टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे। तो कौंडिन्य ऋषि जो ये बात बोलते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए कठिन तपस्या करनी चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए। जैसे कि आप सभी ने कुछ ना कुछ टारगेट ले रखा है कि हमें अपने एग्जाम, किसी भी एग्जाम की जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको हमें क्रैक करना है। और क्रैक करने के लिए फिर आपने एक स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे क्रैक करेंगे, बोली कठिन तपस्या करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे। इसी तरीके से इन्होंने भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने कठिन तपस्या करना स्टार्ट कर दी, हार्ड पेनेंस उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद में सिद्धार्थ को इस चीज़ से फिजिकल वीकनेस होने लग जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ जो थे वो एक राजकुमार थे, अच्छे उनकी जो भी उनकी लाइफ स्टाइल थी वो काफ़ी शानदार थी, तो उनके लिए अचानक से कठिन तपस्या करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा। और ऐसा बोलते हैं कि उनको फिजिकल वीकनेस इतनी हो जाती है कि उनको चक्कर आ जाते हैं। तब उनके जहाँ पर वो कठिन तपस्या कर रहे थे वहाँ पर कोई लड़की खेल रही होती है, उस लड़की का नाम होता है सुजाता, और सुजाता तब सिद्धार्थ को खीर खिलाती है। इसके बाद में सिद्धार्थ एक बात डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको मिडिल वे फॉलो करना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। मतलब ना ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, ना बिल्कुल लूज हो, बिल्कुल मीडियम वाला रास्ता। जैसे कि वीणा के तारों को आप इतना भी टाइट मत करो कि वो टूट ही जाएं, या फिर इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे कोई वॉइस ही प्रोड्यूस ना हो, बल्कि इतना मीडियम वे में उनको कसा जाए कि उनसे शानदार एकदम अच्छी वाली जो स्वर जो है, जो उसकी वॉइस जो है वो उससे जनरेट हो सके। तो ये जो स्ट्रेटजी उन्होंने दी, इसके बाद में जो सिद्धार्थ हैं वो उरुवेला चले जाते हैं। उरुवेला को बोध गया के नाम से जानते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद में जब उनको फिजिकल वीकनेस हुई और उन्होंने ये स्ट्रेटजी दी, उसके 49 दिन बाद में, मतलब 49 डेज के बाद में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको एक एक क्लियर होना चाहिए। 49 डेज के बाद में 35 ईयर्स की एज में निरंजना रिवर के तट पर और पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मतलब वो उनको एनलाइटमेंट मिल जाता है। और वो दिन होता है वैशाख पूर्णिमा का। वैशाख पूर्णिमा जो है वो सिद्धार्थ के जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन हुई और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन हुई। तो बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैशाख पूर्णिमा। अब सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट हो गया, तो उसके बाद में सिद्धार्थ जो हैं वो शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध या फिर तथागत, इन तीनों में से किसी भी नाम से वो प्रसिद्ध हुए। मतलब ये 3 अदर नेम है जिनके नाम से सिद्धार्थ जो है बाद में फेमस हुए। अब जो सिद्धार्थ है, जो गौतम बुद्ध के नाम से अब जाने जाने लगे, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। अब उन्होंने कहाँ पर किसकी स्थापना की, किसको, कौन से एरिया में, कौन से स्तूप विहार जो इंपॉर्टेंट राजाओं ने उनको समर्पित किए, ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। बहुत बार ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने संघ की स्थापना कहाँ की? सारनाथ में की। जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश किसको दिया? तो वो ही कौंडिन्य ऋषि और उनके दोस्त, जो जिनके साथ में उन्होंने शुरुआती समय में कठिन तपस्या करना स्टार्ट कर दिया था। तो सारनाथ में एक डियर पार्क है, वहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश कौंडिन्य उनके फ्रेंड्स को दिया। गौतम बुद्ध का फर्स्ट जो फेवरेट डिसाइपल है
क्वेश्चन अगर ये आए कि उनके फेवरेट डिसाइपल कौन रहे तो उसमें आनंद का नाम आएगा, और उनके मेन डिसाइपल कौन रहे तो उसमें आंसर आएगा उपाली का। दोनों अदर अदर हैं तो दोनों डिफरेंट हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में, जो 16 महाजनपद में कौशल की कैपिटल थी। इसके अलावा सबसे ज्यादा उन्होंने अपने रेनी सीजन भी श्रावस्ती में ही स्पेंड किए थे। मैक्सिमम फॉलोअर भी उनके यहीं पर थे। रेनी सीजन मतलब देखो ये होता था कि ये माना जाता है कि जो भी साधु संत होते हैं वो रेनी सीजन के टाइम में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, वो एक ही जगह लगभग 4 मंथ्स के लिए एक ही जगह रुक जाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना ज़्यादातर समय रेनी सीजन के टाइम श्रावस्ती में स्पेंड किया। अब बात कर लेते हैं कि जब गौतम बुद्ध फेमस हो जाते हैं तो कौन कौन से राजा उनको इनवाइट करते हैं, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी जगह पर, कौन कौन से महाजनपद एरिया में जो बुद्धिज्म है वो उसी टाइम में स्प्रेड हो गया था। तो अवंती एक महाजनपद जिसकी कैपिटल उज्जैन, उसके राजा थे प्रद्योत। उन्होंने बुद्धा को बुलाया, गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध ने अपनी ओल्ड एज की बात करके अब वहां पर जाने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने फॉलोअर को वहां पर भेजा अवंती में और वहां पर भी बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। अब कुछ लोग ऐसे जो गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर के उन्होंने अपना जीवन ही परिवर्तित कर दिया, जिसमें फर्स्ट नेम है अंगुलीमाल। ऐसे बोलते हैं कि अंगुलीमाल जो थे वो एक डाकू थे, इसके अलावा साइको भी थे। वो लोगों की अंगुली काट करके उसकी माला बना करके पहन लेते थे। लेकिन एक बार गौतम बुद्ध से उनका सामना होता है, गौतम बुद्ध उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसके बाद में उनका जीवन चेंज हो जाता है और वो गौतम बुद्ध के फॉलोअर बन जाते हैं। नेक्स्ट है वैशाली की नगरवधु जिसका नाम है आम्रपाली। आम्रपाली जो है वो भी गौतम बुद्ध की फॉलोअर बन जाती है। जब उन्होंने संघ की स्थापना की गौतम बुद्ध ने, तब संघ में महिलाएं नहीं थी, लेकिन एक टाइम के बाद में जो महिलाएं हैं उन्होंने भी संघ को ज्वाइन कर लिया था। और ऐसे बोलते हैं कि इस चीज के लिए गौतम बुद्ध को तैयार किया था उनके फेवरेट डिसाइपल आनंद ने। और सबसे पहले वैशाली में उनकी मदर प्रजापति गौतमी ने संघ को ज्वाइन किया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहाँ पर ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन किया और किसने इस चीज के लिए प्रेरित किया था गौतम बुद्ध को, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। 80 की एज में, 80 की एज में कुशीनगर, जिसको कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं, और मल्ला यूनियन जो 16 महाजनपद में से एक था, उसकी कैपिटल थी, वहां पर 483 BC में गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है। और बुद्धिज्म रिलीजन में ये जो इंसिडेंट है इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके का आ जाएगा। बहुत सारे स्टेट PCS ऐसे होते हैं जिसमें मेंस का जब पेपर होता है तो उसमें 2 नंबर के 5 नंबर के ऐसे आंसर लिखवाए जाते हैं। तो महापरिनिर्वाण ये टर्म दे देंगे, इसमें आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म रिलीजन में जो गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई 80 की एज में 483 BC में कुशीनगर में, तो उस प्रोसीजर को, वो जो इंसिडेंट हुआ उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध की डेथ के बाद में उनका फेवरेट जो डिसाइपल था आनंद, उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध को बहुत सारे अलग अलग एरिया के राजाओं ने कुछ इंपॉर्टेंट विहार गिफ्ट किए, बाद में उनके लिए बनाए। विहार क्या होते हैं, जहाँ पर जो भी बौद्ध भिक्षु होते हैं वो ठहरते हैं, उसको बोलते हैं विहार। तो कौशल का राजा था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने पूर्वाराम विहार बनाया। श्रावस्ती का एक ट्रेडर था जिसका नाम था अनाथ पिंडक, और उसने जैतवन विहार बनाया। बिंबिसार ने राजगृह में वेलुवन विहार बनाया। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो कौशाम्बी का उदयन जो राजा था, उन्होंने घोष्टीराम विहार को बनाया। और वैशाली की नगरवधु आम्रपाली जो फॉलोअर बन गई थी गौतम बुद्ध की, उन्होंने आम्रपाली वाटिका जो है वो बुद्ध को समर्पित की थी। गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ सिंबल हैं, हर सिंबल का कोई ना कोई मीनिंग है, तो हमें हर सिंबल को उसके मीनिंग के साथ में रिलेट करके स्टडी करना है। फर्स्ट सिंबल है एलिफेंट या फिर वाइट एलिफेंट। जब गौतम बुद्ध अपनी मदर की वोम में आए तो उनकी मदर ने एक सपना देखा और उनके सपने में वाइट एलिफेंट आता है। मतलब गौतम बुद्ध का इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर आने का जो प्रतीक है, जो सिंबल है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वाइट एलिफेंट से। नेक्स्ट सिंबल है बुल या फिर लोटस। उनका जो जन्म हुआ, उनका जो बर्थ हुआ, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बुल या फिर लोटस से। नेक्स्ट सिंबल है हॉर्स। 29 ईयर्स की एज में गौतम बुद्ध ने जब अपने घर को छोड़ा तो उस ग्रेट डिपार्चर को, उस ग्रह त्याग को रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स से। नेक्स्ट सिंबल पीपल। 35 ईयर्स की एज में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उस एनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है पीपल से। नेक्स्ट सिंबल धर्मचक्र। उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश कौंडिन्य और उनके जो साथियों को दिया था, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है धर्मचक्र से। नेक्स्ट है स्तूप।
उनकी जो 80 ईयर्स की एज में जो डेथ हुई थी उस डेथ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूप से, और जो निर्वाण की प्राप्ति उनको हुई उसका सिंबल है फुटप्रिंट, मतलब पाँव के जो चिन्ह होते हैं उसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हमने देखे। अब हम देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध की लाइफ की अलग अलग स्टेजेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। इन टर्म्स को लेकर के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 29 ईयर्स की एज में जब गौतम बुद्ध ने जब उनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था और वो एक राजकुमार थे, तब उन्होंने घर छोड़ा, तो उनका जो ये घर छोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है और उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ओके। तो इस तरीके से डायरेक्टली एग्जाम में महाभिनिष्क्रमण ये टर्म दे दी जाएगी और ऑप्शन दे करके आपको पूछ लिया जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट टर्म है संबोधि। 35 ईयर्स की एज में जब 29 ईयर्स की एज में गौतम बुद्ध घर छोड़ देते हैं और वो एक टारगेट लेकर के निकलते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। फिर 35 साल की एज में निरंजना नदी के किनारे पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, और उस दिन होता है वैशाख पूर्णिमा का। ये जो उनको एनलाइटमेंट मिला इसी को संबोधि, ये जो एनलाइटमेंट जो ज्ञान उनको मिला इसको ये जो ज्ञान है इसको एक स्पेसिफिक टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो टर्म है संबोधि। नेक्स्ट टर्म है धर्म चक्र परावर्तन। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद में वो अपना पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं कौंडिन्य और उनके 4 साथियों को। ये जो उनका फर्स्ट उपदेश जो रहा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है और उसको बोला जाता है धर्म चक्र परावर्तन। नेक्स्ट टर्म है महापरिनिर्वाण। 80 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है और उनकी जो मृत्यु कुशीनगर या फिर कुशीनारा में होती है और उनकी मृत्यु से रिलेटेड एक टर्म यूज की जाती है और उस टर्म को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। हेलो एवरीवन, हम गौतम बुद्ध को स्टडी कर रहे हैं और अब हम गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी कंप्लीट टीचिंग्स हैं उनको हम ओवरव्यू कर लेते हैं और फिर एक एक टीचिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। फर्स्ट टीचिंग 4 नोबल ट्रुथ, सेकंड प्रतीत्य समुत्पाद, थर्ड 8फोल्ड पाथ, फोर्थ अनित्यवाद एवं क्षणिकवाद, फिफ्थ अनात्मवाद एंड सिक्स्थ निर्वाणा। ये जो कंप्लीट टीचिंग के जो नेम है वो आपको क्लियरली याद होने चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में ऑप्शन बेसिस पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस का जो मेंस का एग्जाम होता है वहाँ पर भी हिस्ट्री में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गौतम बुद्ध की फर्स्ट टीचिंग है 4 नोबल ट्रुथ। गौतम बुद्ध ने अपनी पहली टीचिंग में ये बात बताई कि संसार में, इस वर्ल्ड में 4 सत्य हैं और ये जो 4 ट्रुथ जो हैं, 4 सत्य जो हैं वो सभी को पता होना चाहिए। उनकी फर्स्ट टीचिंग थी 4 नोबल ट्रुथ में। उनका फर्स्ट जो पॉइंट था वो ये था सोरो मतलब होता है दुख। उन्होंने ये बताया कि ये जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। सेकंड, उन्होंने बताया कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, मतलब कोई भी दुख हो रहा है, कोई भी तकलीफ हो रही है तो वो किसी ना किसी कारण से हो रही है। थर्ड पॉइंट, उन्होंने ये बताया कि ये जो दुखों के जो कारण है, सोरो का जो कोज है उसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के लिए उन्होंने एक पाथ बताया 4th नंबर पर कि हमें एक पाथ, एक वे को फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर के इन दुखों को, इन सोरो को हम कंप्लीटली एंड कर सकते हैं। और इस पाथ को बोला गया 8फोल्ड पाथ, मीन्स अष्टांगिक पाथ, जिससे रिलेटेड हम नेक्स्ट टीचिंग जो है वो उनकी 8फोल्ड पाथ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये उनकी फर्स्ट टीचिंग थी जिसमें उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बात बताई। अब उनकी सेकंड टीचिंग है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब ये होता है कि इफ दिस एग्जिस्ट देन दैट एग्जिस्ट, मतलब कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कोज है। ये प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है। इसीलिए प्रतीत्य समुत्पाद को थ्योरी ऑफ कोज एंड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब जो 4 नोबल ट्रुथ लॉर्ड बुद्धा ने, गौतम बुद्ध ने जो 4 नोबल ट्रुथ जो भी हमने डिस्कस किए, उसका जो सेकंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में प्रतीत्य समुत्पाद में लॉर्ड बुद्धा ने एक्सप्लेन किया था। उनका जो सेकंड ट्रुथ था, सेकंड जो उन्होंने सत्य बताया कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, तो इसमें उन्होंने बताया कि हर दुख का जो कारण है वो है इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज। मतलब दुख जब होता है जब आप में अज्ञानता होती है, जब आप में ज्ञान की कमी होती है। थर्ड पॉइंट के बारे में उन्होंने बताया कि दुख का जो कारण है उसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के बारे में उन्होंने ये बताया कि 12 स्टेप्स होती हैं, 12 स्टेप्स
इन 12 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो जो भी कोजेज हैं सोरो के उनको आप सोल्व कर सकते हो। और ये जो 12 स्टेप्स हैं इनको बोला गया द्वादश निदान चक्र के नाम से। ओके, तो प्रतीत्य समुत्पाद कोज एंड इफेक्ट की थ्योरी है ये। अगर ये काम हो रहा है तो इसके कारण, इसका पीछे कोई ना कोई कारण था, तब ये एक्शन घटित हुआ है। नेक्स्ट उनकी टीचिंग है 8 फोल्ड पाथ। उन्होंने जो 4 ट्रथ बताए थे उसमें 4th नंबर पर उन्होंने एक पाथ की बात की थी कि अगर हमें सोरो से कंप्लीट निवृत्ति चाहिए, कंप्लीट हमें उनको खत्म करना है दुखों को, तो हमें एक पाथ फॉलो करना चाहिए। और ये पाथ है अष्टांगिक मार्ग, मतलब 8 ऐसे पॉइंट रखे कि अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही मीडियम वे में चलेगी। मतलब ना आपको तकलीफ होगी ना आपको हैप्पीनेस होगी, आप बिल्कुल एक मीडियम तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करोगे। अब यहाँ पर ये जो 8 पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियरली याद होने चाहिए। लॉर्ड बुद्धा को जब हमने डिस्कस किया तब भी हमने देखा था कि उन्होंने मिडिल पाथ का एक थ्योरी दी थी, मिडिल पाथ की एक टीचिंग दी थी कि लाइफ में सब कुछ मिडिल होना चाहिए, ना एक्सट्रीम होना चाहिए ना लो होना चाहिए। और ये जो 8 फोल्ड पाथ है ये उसी को फॉलो करता है। ओके, मिडिल पाथ को, मिडिल वे को, मध्यम मार्ग को। फर्स्ट उनका 8 फोल्ड पाथ में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सम्यक दृष्टि, मीन्स राइट व्यू। सेकंड, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। सम्यक वाक इज राइट स्पीच। आप अच्छा देखोगे, अच्छा आपका इंटेंशन होना चाहिए, अच्छा आप बोलोगे, फिर अच्छा आपका एक्शन होगा। ओके, फिर अच्छी आपकी आजीविका होगी, फिर अच्छा आपके एफर्ट्स होंगे, मतलब आपके जो काम है, जो आपके प्रयत्न हैं वो अच्छे होंगे। फिर आपकी जो अच्छी माइंडफुलनेस होगी, मतलब आपकी जो स्मृति है वो सब कुछ आपके, जब सब कुछ आपने अच्छा किया है तो सब कुछ आपकी लाइफ में, आपका जो माइंड है वो भी अच्छे से वर्क करेगा। और फिर राइट मेडिटेशन होगा आपकी लाइफ में। ये चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बताया कि मिडिल वे को आपको इस तरीके से फॉलो करना है। और अगर आप ये पाथ फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में जितने भी सोरो हैं, जितने भी दुख हैं वो खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स में नेक्स्ट है अनित्यवाद एवं क्षणिकवाद। गौतम बुद्ध के अनुसार इस वर्ल्ड में जो भी थिंग्स हैं वो टेम्परेरी हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। गौतम बुद्ध ने अनित्यवाद एवं क्षणिकवाद को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। और उन्होंने एग्जाम्पल लिया रिवर का। उन्होंने ये बताया कि एक रिवर के सेम वाटर में आप 2 बार डुबकी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपने पहली बार डुबकी लगाई तब वाटर यहाँ पर अलग था, लेकिन आप दोबारा डुबकी लगाने के लिए तैयार हुए तब ये जो वाटर है, जो पहले वाला वाटर है वो आगे फ्लो हो चुका है। मतलब यहाँ पर चेंज हो रहा था रिवर के वाटर में, लेकिन आपको शो नहीं हो रहा था। और इसी चीज को उन्होंने रिलेट किया वर्ल्ड से। उन्होंने ये बताया कि संसार में भी रेगुलर यहाँ पर चीजें बदल रही हैं, भले ही वो चीजें हमें शो नहीं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसलिए उन्होंने बोला कि संसार में, इस वर्ल्ड में जो चेंज है, जो परिवर्तन है, वो ही सिर्फ परमानेंट है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, उसके अलावा सब कुछ यहाँ पर टेम्परेरी है। नेक्स्ट गौतम बुद्ध की टीचिंग्स है अनात्मवाद। गौतम बुद्ध जो थे वो सोल को, आत्मा को मानते थे, लेकिन जो आत्मा की एक अजरता, अमरता की, जो परमानेंसी की, इमॉर्टेलिटी की जो बात की जाती है उसमें वो बिलीव नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का ये मानना था कि हमारे माइंड में, हमारे मन में, हमारी बॉडी में रेगुलर जो थॉट हैं, जो विचार हैं, वो उनका फ्लो होता रहता है। और ये जो फ्लो है वो एक विज्ञान है। और इसी विज्ञान को उन्होंने सोल से रिप्रेजेंट किया कि जो हमारे शरीर में जो आत्मा है, जिसके लिए बार बार क्वेश्चनिंग की जाती है और अलग अलग रिलीजन में इसको लेकर के अलग अलग आंसर दिए गए हैं, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे जो बार बार रेगुलर हमारे माइंड में जो थॉट आते रहते हैं, जो विचार आते रहते हैं, उनका क्रम इतना तीव्र होता है कि वो एक क्रम, एक सीरीज बन जाते हैं और वही चीज हमारी आत्मा के रूप में क्रिएट होता है। नेक्स्ट उनकी टीचिंग है निर्वाणा। निर्वाणा जो है उसका मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है ब्लो ऑफ, मीन्स बुझ जाना। गौतम बुद्ध का ये मानना था कि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तब हमारे जो दुख हैं वो खत्म हो जाते हैं। मतलब हमारे माइंड में जो थॉट्स रेगुलर आ रहे थे वो खत्म हो जाते हैं। और वो जो स्टेज होती है, वो जो कंडीशन होती है कि जब माइंड में थॉट्स आना, विचार आना बंद हो जाएं, उस कंडीशन को ही बोलते हैं निर्वाण या फिर साल्वेशन। गौतम बुद्ध का ये भी मानना था कि जो निर्वाण जो है वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ओके, हालांकि गौतम बुद्ध ने निर्वाण की क्या सिचुएशन होती है इसको कभी उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था।
ओके तो ये गौतम बुद्ध की इंपॉर्टेंट टीचिंग्स को हमने डिस्कस किया। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिनको लेकर के डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि क्या गौतम बुद्ध भगवान में विश्वास करते थे, वो बिलीव करते थे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट देख करके पूछ लेंगे कि कौन से ट्रू है गौतम बुद्ध से रिलेटेड और कौन से फॉल्स स्टेटमेंट है। तो गौतम बुद्ध जो है वो भगवान में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो कर्म फल कि आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी आपके एक्शन है, उनका आपको फल मिलता है, उनको आपका फ्रूट मिलता है कि आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने पहले कर्म किए हुए हैं। मतलब वो कर्म फल को और रीबर्थ को कि पुनर्जन्म आपका हो रहा है। ओके इस चीज़ में गौतम बुद्ध बिलीव करते थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस को लेकर के गौतम बुद्ध हमेशा साइलेंट रहे, जैसे कि उन्होंने इनका कभी कोई आंसर नहीं दिया। जैसे कि परम तत्व, अगर उनसे कोई क्वेश्चन करता था कि सुपर एलिमेंट, सभी बोलते हैं कि सब कुछ से एक मेन है और लास्ट में जो सोल जो है उस परम तत्व में जाकर के मिल जाती है। तो उस परम तत्व को लेकर के, सुपर एलिमेंट को लेकर के, गॉड को लेकर के, निर्वाण जो स्टेज है, जो कंडीशन है, उसको लेकर के उन्होंने कभी भी कोई आंसर नहीं किया। जब भी उनसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे तो वो एक स्माइल देकर के इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते थे। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है कि गौतम बुद्ध को हो सकता है इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता हो, लेकिन गौतम बुद्ध को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर पता थे। वो ज्ञेयवादी थे, अज्ञेयवादी नहीं थे, अग्नोस्टिक नहीं थे, ग्नोस्टिक थे। मतलब उनको सब कुछ पता था, लेकिन उनको ये लगता था कि जिनको आंसर दिया जा रहा है हो सकता है कि उनको क्लियरली या फिर जिस तरीके से, जिस प्रोसीजर के तहत इसका आंसर उनको पता होना चाहिए, वो प्रोसीजर ही उनके ना समझ में आए, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ कन्फ्लिक्ट हो, कुछ प्रोसीजर या कुछ इस तरीके के गलत स्टेटमेंट बाद में रिलीज किए जाएं। तो इसके अकॉर्डिंग वो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं या इस तरीके की जो टर्म्स हैं उनको लेकर के कभी भी उन्होंने कोई भी आंसर नहीं दिया। हम गौतम बुद्ध को स्टडी कर रहे हैं और गौतम बुद्ध में नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धिस्ट काउंसिल मींस बौद्ध संगीति। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये बौद्ध संगीति है क्या। 80 साल की एज में 483 बीसी में जब गौतम बुद्ध की कुशीनगर या फिर जिसको कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अब संघ को किस तरीके से चलाया जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध की डेथ से पहले संघ को लेकर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते थे वो गौतम बुद्ध के द्वारा बनाए जाते थे। तो गौतम बुद्ध की डेथ के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि गौतम बुद्ध की डेथ के समय में जो भी निर्वाण प्राप्त या फिर जो भी बौद्ध भिक्षु जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उनकी एक असेंबली ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। और वो असेंबली जो है वो निर्वाण प्राप्त बौद्ध भिक्षु जो है वो संघ को लेकर के जो डिसीजन लेंगे उसी से संघ जो है आने वाले टाइम में रेगुलर चलता रहेगा। और ये जो असेंबली ऑर्गेनाइज होगी उसी को बुद्धिस्ट काउंसिल के नाम से जाना गया। इस तरीके की 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। तो कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल किस टाइम में हुई, कौन से राजा ने ऑर्गेनाइज करवाई, कौन उसके चेयरमैन थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 बीसी में और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में यह भी डिसीजन लिया जाता है कि हर 100 साल के बाद में इस तरीके की बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज होगी, ताकि टाइम के साथ में जो जो सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन संघ के चेंज होने चाहिए उसमें चेंज किया जाएगा उस टाइम के निर्वाण प्राप्त जो भी बौद्ध भिक्षु हैं उनके द्वारा। तो उस टाइम के जो भी निर्वाण प्राप्त बौद्ध भिक्षु हैं वो इकट्ठे होंगे और इस असेंबली में डिस्कशन करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग संघ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें चेंज किए जाएंगे। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 बीसी में गौतम बुद्ध की डेथ के समय ही। उस टाइम रूलर होते हैं अजातशत्रु जिन्होंने इस बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया था। और राजगृह जिसको राजगीर के नाम से भी जानते हैं वहां पर सप्तपर्णी एक गुफा है, वहां पर यह बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज होती है। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं मां कश्यप या फिर मां कश्यप। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया था 100 इयर्स का, उसके बाद में ही 383 बीसी में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज होती है। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो रूलर होते हैं वो होते हैं कालाशोक जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई थी ये बुद्धिस्ट काउंसिल और वैशाली में ऑर्गेनाइज होती है। इसके चेयरमैन होते हैं शर्वकामी साबा कमीर, शरुकामी शाबा कमीर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 251 बीसी में 100 इयर्स का उन्होंने एक टारगेट रखा था कि 100 इयर्स के बाद में बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज होगी, लेकिन 100 इयर्स कंप्लीट होते 283 बीसी में। उस टाइम में अशोक के फादर बिंदुसार यहाँ के रूलर थे और बिंदुसार जो थे वो आजीवक
आजीवक जो सेक्ट है उसको फॉलो करते थे। इसके कारण से जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई थी। लेकिन बिंदुसार के बाद में उनके बेटे अशोक जो है वो राजा बनते हैं और अशोक बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, इसलिए उन्होंने 251 बीसी में पाटलिपुत्र में 3rd नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको ऑर्गेनाइज करवाया था और उसके चेयरमैन बने थे मोगलीपुट तिस। 4th नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसमें काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये होनी चाहिए थी 283 बीसी में, हालांकि ये 251 में हुई। तो इसमें भी अगर 100 ईयर्स की अगर हम बात करते तो स्टार्टिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए थे 183 बीसी में, लेकिन इसके अकॉर्डिंग में अगर हम देखें तो 151 बीसी में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए थी। लेकिन अशोक के बाद में जो मौर्य डायनेस्टी है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्थ इंडिया में बहुत छोटे छोटे रूलर्स वहाँ पर जनरेट होने लग जाते हैं, नई नई किंगडम जो है जनरेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रूलर जिसने बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है उसमें काफ़ी ज़्यादा देर हुई। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद में एक इम्पोर्टेंट रूलर यहाँ पर रूल करते हैं जिनका नाम है कनिष्क, और उनके रूलिंग टाइम में ही 1st सेंचुरी में 72 AD में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज होती है कुंडलवन कश्मीर में। कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन, वहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जो 3 बुद्धिस्ट काउंसिल हमने देखी उसमें सिर्फ हमने चेयरमैन का नेम डिस्कस किया है। फिर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन भी होता है और वाइस चेयरमैन भी होता है। चेयरमैन का नाम होता है वासुमित्र और वाइस चेयरमैन का नाम होता है अश्वघोष। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अब कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हुए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में, जब पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, आप सभी को पता है 483 बीसी में गौतम बुद्ध की डेथ हुई, तो उसके बाद में जब ये डिसीजन लिया गया कि निर्वाण प्राप्त जो भी बुद्ध भिक्षु हैं वो इकट्ठे होंगे और वो डिसीजन लेंगे संघ को किस तरीके से चलाया जाए। तो इसमें ये जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें गौतम बुद्ध के सबसे फेवरेट डिसाइपल थे आनंद, और उनके जो मेन डिसाइपल थे उनका नाम था उपाली। ये दोनों भी शामिल होते हैं। हालांकि उस टाइम तक आनंद को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो इसको लेकर के क्वेश्चनिंग भी की गई थी कि आनंद को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई है तो उनको बुद्धिस्ट काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लेकिन उपाली ने ये बात रखी कि जितना गौतम बुद्ध के बारे में आनंद जानता है उतना कोई भी नहीं जानता है, इसलिए बुद्धिस्ट काउंसिल में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो सफल रही थी। इसमें कुछ लिटरेचर को कंपोज किया गया था और उन लिटरेचर के नेम है सुत्त पिटक और विनय पिटक। जो सुत्त पिटक था लिटरेचर उसको कंपोज किया था आनंद ने और विनय पिटक को कंपोज किया था उपाली ने। सुत्त पिटक का जो कंटेंट है, मतलब सुत्त पिटक में किसके बारे में बात बताई हुई है, तो लॉर्ड बुद्धा की मीन्स गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में, और उनके जीवन के जो भी घटनाएं हैं, जो भी लाइफ इंसिडेंट्स हैं, उन सभी के बारे में सुत्त पिटक में बात बताई हुई है। और विनय पिटक में बताया हुआ है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, बौद्ध भिक्षु जो है, उनका व्यवहार कैसा होगा, उनके लिए किस तरीके के रूल्स होने चाहिए, किस तरीके का उनका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ये सारा कंटेंट है विनय पिटक में। जो सुत्त पिटक है इसका एक पार्ट है खुद्दक निकाय, और खुद्दक निकाय में जातक कहानियों के बारे में भी बताया हुआ है। ये जातक कहानियां क्या है? ऐसा बोलते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ने मेडिटेशन के थ्रू अपनी मेमोरी को इतना शार्प किया था कि उनको अपने 500 से ज़्यादा पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं वो पता थी कि उस जन्म में वो क्या थे, उससे पहले जन्म में वो क्या थे, और इस तरीके की कहानियां उन्होंने बताई थी अपने जो भी फॉलोअर्स हैं। और ये सारी जो कहानियां हैं वो आनंद को याद थी, और आनंद ने फिर इन सारी कहानियों को, मतलब लॉर्ड बुद्धा की जो प्रीवियस बर्थ की जो स्टोरीज है उनको जातक स्टोरीज के नाम से जानते हैं, और उन सभी को फिर संग्रहित किया गया, कंपोज किया गया। तो ये फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो सफल रही, सक्सेसफुल रही। उसके बाद में 100 ईयर्स के बाद में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज होती है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो भी फॉलोअर्स होते हैं, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, उनकी जो भी आइडियाज़ होते हैं उनमें सेपरेशन आ जाता है, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और यहाँ पर जो संघ है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक स्थविर और एक होते हैं महासंघिक। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो सफल नहीं रही थी। उसके बाद में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के टाइम में ऑर्गेनाइज होती है, और इसमें जो अभिधम पिटक है उसको कंपोज किया जाता है। अभिधम पिटक में किसके बारे में बताया हुआ है, तो उसमें बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में बताया हुआ है कि बुद्ध रिलीजन की, बुद्ध की, गौतम बुद्ध की क्या फिलोसॉफी थी, उनकी क्या शिक्षाएं थी, उसके बारे में जो अभिधम पिटक है उसमें बताया हुआ है।
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है त्रिपिटक। त्रिपिटक के नाम से किसको जानते हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, जिनको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपोज किया गया था, और अभिधम पिटक, जिसको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपोज किया गया। इन तीनों को अगर हम एक तरीके से एक साथ में देखें तो उन तीनों को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। पिटक का मतलब क्या होता है? पिटक का मतलब होता है बास्केट, पिटारा। ओके, इसके बाद में ऑर्गेनाइज होती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल काफी लंबे टाइम के बाद में, और इसमें जो संघ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में संघ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो संघ में जो बौद्ध भिक्षु थे उनके आइडियाज में कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, और उसी की वजह से संघ जो है वो दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। एक ब्रांच है हीनयान और एक ब्रांच है महायान। हीनयान को जो फॉलो करते थे जो बौद्ध भिक्षु थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, मीन्स रूढ़िवादी थे। उनका ये मानना था कि जो चल रहा है वैसे ही चलता रहना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस में टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन महायान को फॉलो करने वाले बौद्ध भिक्षु का ये मानना था कि समय के साथ में, टाइम के साथ में सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं, लोगों के आइडियाज चेंज होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो संघ के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने चाहिए। मीन्स महायान को फॉलो करने वाले बौद्ध भिक्षु रिफॉर्मिस्ट थे, मीन्स सुधारवादी थे। हीनयान में जो बौद्ध भिक्षु थे उनका ये मानना था कि जो भगवान बुद्ध जो है वो एक महापुरुष है, एक ग्रेट सोल है। लेकिन महायान को फॉलो करने वाले बौद्ध भिक्षुओं का एक मानना था, उन्होंने भगवान बुद्ध को एक भगवान की तरह माना। हीनयान को जो लोग फॉलो करते थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, वो किसी भी देवी देवता को नहीं मानते थे, लेकिन महायान वाले देवी देवताओं को मानते थे। वो एक ज्ञान की देवी जिसका नाम था तारा, उसको काफ़ी ज़्यादा महायान वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं वो उसको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। अब ये देवी देवताओं को नहीं मानते थे हीनयान वाले, तो वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते। लेकिन महायान वाले जो हैं, हीनयान वाले मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, लेकिन महायान वाले जो है वो मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। हीनयान की जो लैंग्वेज है, मतलब हीनयान को जो फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो लैंग्वेज को मानते हैं पाली को, और ये लैंग्वेज को मानते हैं संस्कृत को। हीनयान वाले जो लोग थे वो इंडिविजुअलिस्ट थे, मतलब खुद तक। उनका ये मानना था कि खुद को सुधारो, खुद को निर्वाण की प्राप्ति करो और सब कुछ ठीक है। मतलब वो सिर्फ खुद के बारे में मेजरली फोकस था, खुद के लिए इंडिविजुअल, खुद के लिए ज़्यादा सोचते थे। लेकिन महायान वाले जो लोग हैं वो ह्यूमनिस्ट थे। उनका ये मानना था कि खुद को निर्वाण की प्राप्ति करो, और फिर इस सोसाइटी में जो भी लोग हैं जिनको भी लगता है कि सपोर्ट असिस्टेंस की ज़रूरत है, उन तक भी वर्क, उनके लिए भी काम किया जाए। इसमें जो मेन पोस्ट, मतलब वो लोग जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है अरहत। और यहाँ पर महायान में भी इस पोस्ट के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, उसका नाम है बोधिसत्व। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हीनयान कौन कौन से कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ और महायान कौन कौन सी कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ। हीनयान जो है, अगर हम इंडिया की लोकेशन से कंपैरिजन करें तो इंडिया के बिल्कुल सिमिलर में जो भी कंट्रीज स्प्रेड है, या फिर इंडिया के नीचे अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर देखोगे आप मैप में, तो इंडिया के नीचे श्रीलंका स्प्रेड है। इसके अलावा इंडिया के सिमिलर लेवल पर, सिमिलर एरिया में म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, ये जो कंट्री जो स्प्रेड है, वियतनाम, यहाँ पर तो हीनयान स्प्रेड हुआ। मतलब संघ की या फिर बुद्धिज्म की, बौद्ध जो रिलीजन है उसकी हीनयान जो ब्रांच है वो यहाँ पर स्प्रेड हुई। और यहाँ पर ये जो कंट्री चाइना, कोरिया, जिसमें साउथ और नॉर्थ कोरिया और जापान जो है, नेपाल जो है, यहाँ पर महायान जो ब्रांच है, संघ की जो महायान ब्रांच है, महायान आइडियोलॉजी जो है वो यहाँ पर स्प्रेड हुई। तो ये हीनयान और महायान में जो भी डिफरेंस है वो हमने डिस्कस किया। अब टाइम के साथ में जो संघ है वो और भी ज़्यादा ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। मतलब पहले फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में दो ब्रांचेज में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग हीनयान और महायान जो भी हैं वो भी अदर ब्रांचेज में डिवाइड हो गई। जैसे कि हीनयान की ब्रांचेज हैं सोतांत्रिक एंड वैभाषिक। ओके, जो सोतांत्रिक जो है इसके फाउंडर थे कुमारलब्ध, और जो वैभाषिक जो है इसके फाउंडर जो थे वो वासुमित्र थे, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो चेयरमैन जो थे वासुमित्र, वो इसके फाउंडर थे। अब बात कर लेते हैं महायान की। तो महायान में एक ब्रांच डेवलप हुई शून्यवाद, जिसको माध्यमिका के नाम से भी जानते हैं, और इसके फाउंडर थे नागार्जुन। नेक्स्ट ब्रांच है विज्ञानवाद, योगाचर के नाम से भी जिसको जानते हैं, और उसके फाउंडर थे मैत्रेयीनाथ।
ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्रांचेज हैं इनके नाम और इनके जो फाउंडर हैं उनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। अभी जो नागार्जुन है, मतलब हीनयान की जो ब्रांचेज जो हैं वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन महायान की जो ब्रांचेज हैं जैसे कि शून्यवाद और विज्ञानवाद जो है वो फेमस हुई। तो नागार्जुन ने जो शून्यवाद जो ब्रांच उन्होंने दी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी। नागार्जुन ने ये बोला कि जो सुपर एलिमेंट है जिसको आप एक तरीके से परम ब्रह्म मानते हो वो शून्य है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, उसको आप जब उसका वो शून्य है, वो जीरो है, तो उसके बारे में आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। आपके बारे में, आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है तो उसके बारे में आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ओके, जो नागार्जुन जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, इसलिए उनको इंडिया का आइंस्टीन बोला जाता है। और फिर बाद में, बहुत सालों के बाद में, शताब्दियों के बाद में शंकराचार्य होते हैं और शंकराचार्य ने भी ब्रह्म को लेकर के निर्गुण और निराकार वर्ड दिया कि जो ब्रह्म है वो निर्गुण और निराकार है। इसलिए बुद्धिज्म में जो है वो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध बोला जाता है, हिडन बुद्धिस्ट बोला जाता है, कि शंकराचार्य ने जो भी ये आइडियोलॉजी जो ली है वो बुद्धिज्म रिलीजन से ली है, मतलब एक तरीके से बुद्ध रिलीजन से वो इन्फ्लुएंस हुए और उसी के बेसिस पर उन्होंने ये बोला है कि ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या फिर हिडन बुद्धिस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमने महायान में जो नेक्स्ट ब्रांच देखी वो देखी विज्ञानवाद। विज्ञानवाद के जो फाउंडर मैत्रेयनाथ थे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ एग्जिस्टेंस करती है वो चीज़ है विज्ञान। विज्ञान को लेकर के हम पहले भी डिस्कस करते हैं। विज्ञान जो है वो थॉट्स हैं, मतलब एक इंसान के मन में रेगुलर कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं और उस थॉट्स का जो प्रोसीजर है उसी को बोला जाता है सोल, और वो ही इस संसार में एग्जिस्ट करता है। जो भी आपने सोचा, जो भी आपके मन में विचार आए, जो भी आपने बोला, वो संसार में कभी खत्म नहीं होता, वो रेगुलर रहता है और उसी के बेसिस पर सब कुछ यहाँ पर परिवर्तन होता है। ये मैत्रेयनाथ का मानना था। ओके, अब एक मैत्रेयनाथ जिन्होंने विज्ञानवाद को फाउंड किया, इसके अलावा जैसे कि हम सनातन धर्म में देखते हैं और ये बोला जाता है कि भगवान विष्णु का जो नेक्स्ट अवतार है वो लास्ट में यहाँ पर इस अर्थ पर जन्म लेगा कल्कि के नाम से, और फिर यहाँ पर सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा और दोबारा से पृथ्वी की शुरुआत होगी। इसी तरीके से जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसमें भी फ्यूचर का बुद्धा माना जाता है मैत्रेय को। मैत्रेय एक अलग वर्ड है जिसको फ्यूचर का बुद्धा माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बुद्धिज्म रिलीजन के ट्राइजेम है, त्रिरत्न है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला रत्न है बुद्धा, जिसका अर्थ होता है एनलाइटमेंट, फिर है संघ और फिर है धम्म। संघ का मतलब ऑर्डर और धम्म का मतलब होता है डॉक्ट्राइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रख लेंगे, ध्यान में रखना है, पूछ लेंगे डायरेक्टली कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, ट्राइजेम क्या है, उसके बारे में डायरेक्टली आपको नेम बताना पड़ जाएगा। बुद्धिज्म रिलीजन का सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सोशल कंट्रीब्यूशन। गौतम बुद्ध ने एक सिंपल रिलीजन दिया और उस रिलीजन को जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा फ्री रखा। गौतम बुद्ध ने हमारी सोसाइटी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं उनका विरोध किया, उनका अपोज किया, जैसे कि धार्मिक रूढ़िवादिता, बहुत सारी जो रीति रिवाज हैं उनका, जो अंधविश्वास है सोसाइटी में उनका, कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, सामाजिक असमानता और जो एनिमल सेक्रीफाइस, पशुओं की जो बलि दी जाती है, इन सभी एक्टिविटीज़ का भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने विरोध किया। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने इक्वलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया, जोर दिया था कि सब समान हैं सोसाइटी में और सभी को इक्वल रहना चाहिए, और इसीलिए संघ में जो महिलाएं हैं वो भी उनके ज्वाइन हुई थी। इसके अलावा गौतम बुद्ध जो हैं वो एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करते थे कि जो नैतिक मूल्य हैं वो लोगों के काफ़ी ज़्यादा हाई होने चाहिए, और उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया था। पंचशील का सिद्धांत क्या है कि जो भी पर्सन है उसको वायलेंस, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, इसके अलावा किसी तरीके का कोई एक तरीके से एडल्ट्री नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, और कोई नशाखोरी नहीं होनी चाहिए पर्सन में। ये पॉइंट उन्होंने दिए कि ये सिंपल बातें उन्होंने रखी कि इनको फॉलो करते हुए कोई भी पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। अब जो बुद्धिज्म रिलीजन है उनका आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बुद्धिज्म रिलीजन के टाइम, मतलब एक तरीके से जो बौद्ध धर्म है उसमें स्तूप, विहार, चैत्य जो है एक तरीके से आर्किटेक्चर के बेसिस पर इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हुआ, तो ये नई एक्टिविटीज़ देखने को मिली आर्किटेक्चर के सेक्टर में।
जो विहार जो होते हैं वो ऐसी जगह होती है, ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बुद्धिस्ट जो मॉन्क जो हैं वो रहते हैं, और चैत्य वो एरिया है जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो वर्शिप करते हैं। तो चैत्य की अगर हम बात करें तो कार्ले चैत्य, अजंता चैत्य जो हैं, विहार में अगर हम देखें तो सारनाथ विहार, अजंता विहार, ओके। स्तूप में अगर हम देखें तो पिपरा स्तूप जो है, इसके अलावा दामेक स्तूप जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको लेकर के काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा बुद्धिज्म रिलीजन का। अब बात आती है पेंटिंग्स में कि बुद्धिज्म रिलीजन ने पेंटिंग में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया। तो अजंता, एलोरा और बागा जो केव्स हैं वहां पर बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ पेंटिंग मिलती हैं, और इन पेंटिंग का इंडियन सोसाइटी में जो पेंटिंग है उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। अब बात आती है स्कल्पचर की, तो गांधार, मथुरा और अमरावती में जो स्कल्पचर हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और इन्होंने इंडिया में जो स्कल्पचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आगे आने वाले टाइम में दिया था, जिसकी वजह से बुद्धिज्म रिलीजन का ये सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने एक मिडिल पाथ दिया था। उन्होंने ये बोला था कि कोई भी पर्सन जो है उसको ना तो एक्सट्रीम लेवल पर रहना चाहिए और ना बिल्कुल लो लेवल पर, एक मीडियम पाथ फॉलो करने जाना चाहिए किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में, और इस तरीके से जो पर्सन है वो अपनी लाइफ को रेगुलर कर सकता है। तो उनका जो मध्यम मार्ग है, जो मिडिल पाथ है, वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ओके। इसके अलावा जो बौद्ध मॉन्क्स थे उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर कंपोज किया था, और उस लिटरेचर से हमारे इंडियन सोसाइटी के बारे में, हमारी जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती हैं। मतलब अगर हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता लगाना है तो उन बौद्ध मॉन्क्स का जो भी कंपोजिशन है उसके बारे में अगर हम स्टडी कर लें तो उस टाइम क्या सोसाइटी में क्या चीज़ें उपस्थित थी, क्या नहीं थी, उन सभी के बारे में हमें पता चल जाता है। मतलब हिस्ट्री के बारे में भी अगर हमें पता करना है तो उनका लिटरेचर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो ये एक सोसाइटी के लिए उनका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है उसको फॉलो करने के लिए बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत सारे जो एक्सप्लोरर्स हैं वो इंडिया की विजिट पर आए, ताकि वो बुद्धिस्ट जो फिलोसॉफी है उसके बारे में सीख सकें, उसके बारे में ढंग से जान सकें। तो इसीलिए जब वो लोग विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी कुछ बुक्स भी लिखी। उन बुक्स में एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें इंडिया की इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से मिल जाती है। हीनयान और महायान ब्रांचेज जो संघ की थी उनके बारे में जब हमने डिस्कस किया तब हमने देखा था कि हीनयान और महायान जो है वो अदर कंट्रीज में जाकर के भी स्प्रेड हो गया। मतलब हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर के स्प्रेड हो गया, ओके। तो ये बुद्धिज्म रिलीजन का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे इंडिया के लिए, इंडिया के कल्चर और इसके लिए, ओके। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने कुछ चीज़ों में चेंज किया, जैसे इकोनॉमी के बेसिस पर। गौतम बुद्ध से पहले सोसाइटी में अगर कोई पर्सन इंटरेस्ट लेता था, मान लो किसी को मनी दिया, उसके लिए इंटरेस्ट लेता था, तो उसको गलत माना जाता था। लेकिन गौतम बुद्ध का ये मानना था कि अगर मनी के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है, किसी पर्सन ने किसी पर्सन को यूज़ करने के लिए अपनी मनी दी है और वापस जब वो उसको देता है और उसमें इंटरेस्ट लेता है तो ये गलत नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध से पहले समुद्र के रास्ते जाना काफ़ी ज़्यादा बुरा माना जाता था, मतलब इस ट्रैवलिंग को सही नहीं माना जाता था, क्योंकि सी को एक भगवान के रूप में, मतलब वाटर को एक भगवान के रूप में कि ये पानी है, ये हमारा देवता है, इसकी पूजा की जाती थी, तो भगवान के ऊपर कैसे चल सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि पानी के ऊपर अगर हम ट्रैवल करके दूसरी जगह जाते हैं तो ये गलत नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म रिलीजन का इंडियन सोसाइटी के लिए या फिर हमारी सोसाइटी के लिए। इसके अलावा बुद्धिज्म रिलीजन के टाइम में ही तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई थी। और अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बुद्धिज्म रिलीजन का टाइम के साथ में डिक्लाइन क्यों हुआ, उसके कौन कौन से रीज़न थे। फर्स्ट रीजन, गौतम बुद्ध ने जब बुद्धिज्म रिलीजन को स्टार्ट किया तब उन्होंने मेन स्ट्रेटजी ये अपनाई थी कि एक सिंपल रिलीजन होना चाहिए जिसको कोई भी सिंपल पर्सन जो है वो ईजिली फॉलो कर सके, और उस रिलीजन में कम से कम रिचुअल्स हों ताकि लोगों के लिए जो हर्डल्स हैं वो कम से कम क्रिएट हो सके। लेकिन
टाइम के साथ में जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो बहुत सारी ब्रांचेज में बट गया। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो टू पार्ट में, टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, महायान एंड हीनयान। और फिर टाइम के साथ में महायान और हीनयान जो ब्रांच है वो भी बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं। इसकी वजह से जिस स्ट्रेटजी के साथ में बुद्धिज्म रिलीजन को स्टार्ट किया गया था कि एक सिंपल रिलीजन होना चाहिए, वो स्ट्रेटजी लास्ट पॉइंट तक बनी नहीं रह पाई और ये कारण रहा कि बुद्धिज्म रिलीजन का टाइम के साथ में डिक्रीज हो गया। सेकंड रीजन ये रहा, गौतम बुद्ध ये मानते थे कि जो संघ है, बुद्धिज्म रिलीजन का जो संघ है, मतलब बौद्ध भिक्षु जो हैं उनके पास में धन नहीं होना चाहिए। बौद्ध भिक्षु वो होते हैं जो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं और अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो ध्यान में लगाते हैं। लेकिन टाइम के साथ में जो संघ था उसके पास में बहुत सारा धन इकट्ठा होने लग गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस करते थे। ओके, और जब धन इकट्ठा होने लग गया तो जो बौद्ध मॉन्क से उनके मन में ये आने लग गया कि भिक्षा को मांगनी नहीं है जब हमारे पास में ही इतना मनी है। इसकी वजह से जो बौद्ध मॉन्क्स थे उनकी एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वो टाइम के साथ में डिक्रीज होने लग गई। जो बौद्ध मॉन्क्स है वो करप्ट होने लग गए और इसकी वजह से जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो गया। एक रीजन ये भी रहा कि टाइम के साथ में बुद्धिज्म रिलीजन में जो ब्रांचेज डेवलप हुई उनमें से जैसे कि वज्रयान और कालचक्रयान, ये ऐसी ब्रांचेज डेवलप हुई जो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थी। उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी को, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को फॉलो किया जिनको लोग फॉलो ही नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से, और हालांकि ये ब्रांचेज तो बुद्धिज्म रिलीजन की थी, तो इनडायरेक्टली इन ब्रांचेज की वजह से जो बुद्धिज्म रिलीजन है उनका डिक्लाइन देखने को मिला। हमने जब बुद्धिज्म रिलीजन को स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कस किया और जिनकी बुद्धिस्ट काउंसिल को जब हमने डिस्कस किया तब हमने देखा था कि टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे रूलर्स हुए जिन्होंने रॉयल पैट्रोनेज दिया, मतलब संरक्षण दिया बुद्धिज्म रिलीजन को। जैसे कि अगर हम बात करें अशोक, इसके अलावा हर्षवर्धन, कनिष्क, ये ऐसे रूलर हुए। और लास्ट डायनेस्टी थी पाल डायनेस्टी, जिन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को पैट्रोनेज दिया था, संरक्षण दिया था, असिस्टेंस दिया था। लेकिन उसके बाद में इन रूलर्स के बाद में जो टाइम के साथ में जो फ्यूडल लॉर्ड या फ्यूडलिज्म की अगर हम बात करें, फ्यूडलिज्म डेवलप होता है, मतलब सामंतवाद डेवलप होने लग जाता है। और सामंतवाद की तो एक मेन स्ट्रेटजी रही कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए, मतलब वो किसी को भी असिस्टेंस, किसी को भी पैट्रोनेज उन्होंने नहीं दी। और ये मेन रीजन रहा कि बुद्धिज्म रिलीजन को टाइम के साथ में जो रॉयल पैट्रोनेज मिलती थी, जो एक राजसी संरक्षण जो मिलता था वो नहीं मिल पाया और जिसकी वजह से बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो डिक्लाइन हुआ। फिर टाइम के साथ में जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, मतलब जो एक्सपर्ट थे बुद्धिज्म रिलीजन में, उनको कुमारिल भट्ट ने और शंकराचार्य ने डिबेट में डिफीट किया, जिसकी वजह से भी लोगों को ये लगा कि ये जो अदर रिलीजन है या फिर जो भागवत धर्म है या फिर सनातन धर्म है, इसके जो भी सेंट हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा एक तरीके से विजडम वाले हैं। तो लोगों का झुकाव उस तरफ होने लगा और बुद्धिज्म रिलीजन की तरफ लोगों का झुकाव कम होने लगा, जिसकी वजह से ये उनका जो डिक्लाइन है वो टाइम के साथ में, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ डिक्लाइन हुआ, धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें डिक्लाइन स्टेज में जाती गई। टाइम के साथ में जो बुद्धिज्म रिलीजन है, जब उसमें बहुत सारी ब्रांचेज बन गई तो अदर ब्रांचेज ने जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं, जैसे देवी देवताओं का पूजा करना, इसके अलावा अगर धूप बत्ती करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी बुद्धिज्म रिलीजन में अपनाई जाने लगी, जिसकी वजह से लोगों को ये लगा, क्योंकि धर्म परिवर्तन लोग कब करते हैं, जब उनको लगता है अरे ये सिंपल रिलीजन है, यहाँ पर ईजिली कोई भी फॉलो कर सकता है, यहाँ पर ज़्यादा कर्मकांड नहीं है। तो जब उनको लगने लगा कि बुद्धिज्म रिलीजन भी वही प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है जो हमारा पहले रिलीजन है, फिर उस तरफ टर्न होने की ज़रूरत क्या है, हमारा जो चल रहा है वही सही है। ओके, तो इसकी वजह से भी डिक्लाइन हुआ। और एक मेन रीजन ये रहा कि जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया, जिसकी वजह से भी लोगों को लगा कि अगर वे विष्णु के ही अवतार हैं तो बुद्धिज्म रिलीजन कुछ भी अलग नहीं है, वो तो हिंदू रिलीजन ही है, वो तो सनातन धर्म ही है। तो ये कुछ रीजन रहे जिसकी वजह से जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो टाइम के साथ में उसका डिक्लाइन हुआ। एक मेन रीजन ये भी रहा कि यहाँ के जो भी बुद्धिज्म रिलीजन के जो भी इम्पोर्टेंट मॉन्क्स थे
वो टाइम के साथ में अदर एरियाज़ में, जैसे कि म्यांमार की तरफ या फिर थाईलैंड की तरफ, या फिर अगर हम बात करें कोरिया की तरफ, जापान की तरफ, वो लोग वहाँ पर चले गए ताकि बुद्धिज़्म रिलीजन को इस एरिया में स्प्रेड कर सके। लेकिन वो मेन रीजन जहाँ से डेवलपमेंट हुआ था बुद्धिज़्म रिलीजन का, उस एरिया में फोकस नहीं किया गया। इसकी वजह से इंडिया में बुद्धिज़्म रिलीजन का काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। अब एक मेन रीजन है तुर्क इन्वेजन। एक क्या हुआ, एक तुर्क कमांडर थे बख्तियार खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी थे, उन्होंने इंडिया में अटैक किया और तक्षशिला विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। ऐसा बोलते हैं कि ये बख्तियार खिलजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और इनके जो भी इनके डॉक्टर थे वो उनको सही नहीं कर पा रहे थे। फिर तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता है जो सिर्फ अपनी स्टडी करना स्टार्ट करता है आयुर्वेदा में, वो यहाँ से गुजर रहा होता है जहाँ पर इनका डेरा लगा होता है, तो वहाँ पर रुक करके वो बख्तियार खिलजी को सही कर देते हैं। बख्तियार खिलजी उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ पर क्या करते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं तक्षशिला में स्टडी कर रहा हूँ। तब बख्तियार खिलजी को लगता है कि जहाँ पर इतना ज़्यादा नॉलेज है वहाँ पर हमारी तो कभी चल ही नहीं पाएगी। ये कारण बताते हैं कि बख्तियार खिलजी ने, जिन्होंने हेल्प की बख्तियार खिलजी को जीवित रखने में, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मार दिया गया, उन यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया। वहाँ के जो टीचर्स हैं वो इस एरिया से भाग करके दूसरे एरिया में चले गए। और ये मेन रीज़न बताते हैं कि हमारे इंडिया का जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वो पहले इंडिया का ही पार्ट था, तो वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मॉन्क्स रहा करते थे। लेकिन जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो वो वहाँ से निकल करके अभी इंडिया में जो लेह वाला रीजन है, मतलब लद्दाख यूटी का जो पार्ट है, या फिर नॉर्थ ईस्ट जो है, वहाँ पर कुछ बौद्ध मॉन्क्स जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो अदर कंट्रीज़ में वो अपने आप को उन्होंने शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ की जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं वो उनकी एक्टिविटी उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया और यहाँ से अपने आप को निकाल लिया। तो एक कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो बुद्धिज़्म रिलीजन है वो टाइम के साथ में डिक्लाइन हो गया। तो ये कंप्लीट हमने बुद्धिज़्म रिलीजन को कंप्लीट कर लिया है।